हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं करियर वन टेस्टर चैनल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करेंगे जिसका हमारे भारतीय इतिहास में एक अलग सा ही महत्व रहता है। ओके, जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बक्सर का युद्ध, ठीक है, बक्सर का युद्ध जो कि हमारे इतिहास में एक मतलब बहुत ही प्रमुखता से लिया जाने वाला, प्रमुखता से जाना जाने वाला शब्द है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ओके, तो दोस्तों जो बक्सर का युद्ध है एक्चुअली हुआ तो था 1764 ईस्वी में, मगर जो इसकी पृष्ठभूमि रही थी वह बहुत ही पहले से रही थी। ठीक है, यानी ऐसी पहले से पृष्ठभूमि कायम हो चुकी थी जो कि बक्सर के युद्ध के लिए महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुई। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो बक्सर का युद्ध हुआ उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या रही थी, अर्थात उसके पीछे के कारण क्या रहे थे। तो दोस्तों आप सभी प्लासी के युद्ध से भी परिचित होंगे जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था। ओके, तो जो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था वह आप सभी जानते हैं कि यह एक युद्ध मतलब नाम मात्र था। एक्चुअली इसमें युद्ध हुआ नहीं था, यह षड्यंत्रकारी एक घटना थी, अर्थात इसमें कुछ ही अंग्रेज सैनिक मारे गए थे और अधिकांश जो सिराजुद्दौला था उसके सैनिक मारे गए थे। परंतु दोस्तों इसमें जो हुआ क्या था कि इसमें षड्यंत्र ने अपना महत्वपूर्ण रूप दिखाया था। इसमें लॉर्ड क्लाइव ने, जो कि 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध का नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजों की तरफ से, उसने सिराजुद्दौला के जो प्रमुख मंत्री है उनके साथ पहले ही समझौता कर चुका था और वह यहीं पे मतलब एक डिसाइड कर दिया था कि यह युद्ध नहीं होगा बल्कि यह एक निर्णायक षड्यंत्र होगा। ओके, और ऐसा हुआ भी। 1757 ईस्वी के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है और यहां से लॉर्ड क्लाइव अंग्रेजों की जो शक्ति है उसको बंगाल में सुदृढ़ कर देता है। परंतु दोस्तों जैसे ही प्लासी की यह शर्मसार कर देने वाली घटना घटी तो इससे केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अंग्रेजों की थू-थू की जाने लगी। ठीक है, यानी अंग्रेजों के ऊपर एक अब शर्मसार कर देने वाली जो दाग था वह आरोपित कर दिया गया, क्योंकि लोगों का मानना था कि यदि सिराजुद्दौला से डायरेक्ट टक्कर लेती कंपनी तो यहां पे कंपनी की पराजय होती, अर्थात अंग्रेजों यदि यहां पे षड्यंत्र का सहारा नहीं लेते तो उनकी यहां पे पराजय होती। अतः अंग्रेजों के भी मन में ऐसा बात पहले से ही गूंज रहा था कि हमें किसी ऐसे मौके की तलाश करनी होगी यहां पे कि भारतीयों के साथ साथ संपूर्ण विश्व को यह पता चल जाए कि हमारी जो कंपनी है, हमारा जो सैन्य व्यवस्था है वह इन भारतीय शासकों की अपेक्षा कमजोर नहीं है बल्कि इनको हर मोर्चे पे संभाल सकती है, इन्हें हर मोर्चे पे पराजित भी कर सकती है। ठीक है, और यही कारण था कि यह पहले से ही मन बना लिए थे। और इसके बाद दोस्तों हुआ क्या था कि जो 1757 ईस्वी में जब प्लासी की घटना हुई और उसके बाद से कंपनी का जो शासन है धीरे धीरे बंगाल पे आरूढ़ होने लगा, तो यहां पे कंपनी ने सोचा था कि क्यों ना भारतीय शासकों की बजाय अपना एक कठपुतली बंगाल की गद्दी पे बिठा दिया जाए। और यही हुआ भी, उन्होंने अपनी कठपुतली सिराजुद्दौला के रूप में बंगाल की गद्दी पे बैठा दिया। ठीक है, और इसका कारण क्या हुआ कि सिराजुद्दौला ने एक एक करके बंगाल के बहुत सारे प्रांतों को अंग्रेजों को देना स्वीकार कर लिया और इसके साथ साथ वे उपहार और पुरस्कार के तौर पे भी बंगाल के खजाने से बहुत सारे धन अंग्रेजों को निर्गत करने लगा। और इसका परिणाम दोस्तों यह हुआ कि बंगाल धीरे धीरे अपने पतन के कगार पे आने लगा। ओके, तो यहां पे जैसे ही सिराजुद्दौला को यह महसूस हुआ कि ये जो अंग्रेज है, जैसा कि पहले ही सिराजुद्दौला के समय में लोग माना करते थे कि अंग्रेज मधुमक्खी के भांति काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पे यह स्पष्टता किसको हो गई, तो सिराजुद्दौला को, सॉरी मीर जाफर को। तो जैसे ही मीर जाफर को यह क्लियर हो जाता है कि यह अंग्रेज अब हमें छोड़ने वाले नहीं है, अर्थात जैसे जैसे इनकी अभिलाषा बढ़ती जाती है वे लोग हमारे खजाने में हाथ बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पे किया मीर जाफर ने कि इन्होंने अब अंग्रेजों के चंगुल से हट करके और अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। और इसने सोचा कि यदि मैं स्वतंत्र होकर के किसी प्रकार का डिसीजन लूंगा यहाँ बंगाल में तो हमारा जो सत्ता है, ठीक है, हमारी जो सत्ता है वह पहले की अपेक्षा निसंदेह सुरक्षित और सुदृढ़ हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे मीर जाफर जो है वह अंग्रेजों से छुटकारा पाना चाहते थे, जबकि यहाँ पे जो अंग्रेज है वह मीर जाफर के नीतियों से छुटकारा पाना चाहते थे। अर्थात यहाँ पे मीर जाफर जो था वह कतई नहीं चाहता था कि हम अंग्रेजों के चंगुल में काम करें और ब्रिटिशर्स यह नहीं चाहते थे कि हमारे मतलब आदेश का उल्लंघन करते हुए मीर जाफर किसी भी प्रकार का कदम उठाए। तो यहाँ पे मीर जाफर को भी साइड कर दिया गया, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, और उसे मजबूर किया गया कि आप अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में सत्ता का परित्याग कर दे।
तो यहाँ पे मजबूर होकर के मीर जाफर को सत्ता का परित्याग करना पड़ा और उसके बाद से मीर कासिम 1760 ईस्वी में बंगाल की गद्दी पे आरूढ़ हो जाता है। ठीक है, यानी अगला नवाब कौन बनता है? मीर कासिम। परंतु दोस्तों यहाँ पे जो मीर कासिम था, यह भले ही अंग्रेजों के द्वारा बंगाल का नवाब बनाया गया, परंतु जो इसकी व्यक्तित्व की धारणा थी वह बहुत ही लुभा देने वाली थी। ठीक है, क्योंकि मीर कासिम एक स्वतंत्र विचारधारा वाला व्यक्ति था। वह नहीं चाहता था कि मैं किसी के अंतर्गत, किसी के अधीनस्थ रूप में यहाँ बंगाल में शासन करूं। अर्थात यदि अंग्रेजों ने हमें यहाँ का नवाब बनाया है तो मेरा कुछ कर्तव्य बनता है, और उसके बदले उन्होंने क्या किया कि मिदनापुर, बर्धमान और कुछ और सारे क्षेत्र को प्रदान कर दिए। ठीक है, तो जब इसने कुछ क्षेत्र प्रदान कर दिया और इसके साथ साथ बहुत सारे उपहार वगैरह भी दे दिए, तो इसने सोचा कि अब तो अंग्रेजों को यहाँ पे संतुष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि उनको जो आर्थिक मतलब सुधार चाहिए था या आर्थिक रूप से जो भी उनको चाहिए था वह तो मैंने उपलब्ध करा दिया, परंतु अब तो उन्हें हमें छुटकारा दे देना चाहिए, अब हमें स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए छोड़ देना चाहिए। परंतु अंग्रेज यहाँ अपनी नीति को जबरदस्त रूप से पकड़े हुए थे, वे इसे छोड़ने के पक्ष में नहीं थे। तो दोस्तों यहाँ पे मीर कासिम किया क्या? यह सोचा कि यदि मैं यहाँ कलकत्ता में ही रह करके और अंग्रेजों को पराजित करने का प्रयास करूंगा या अंग्रेजों के आदेश का उल्लंघन करने का प्रयास करूंगा तो मैं इसमें कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वह जो कलकत्ता या बंगाल काउंसिल हुआ करता था उस समय का, वह षड्यंत्रकारियों का एक गर्भ बन चुका था। अर्थात वहां पे मीर कासिम के प्रति अपनी राजभक्ति प्रदर्शित करने वाले लोगों का अभाव था। तो उसने सोचा कि क्यों न यहां से अपनी राजधानी को परिवर्तित ही कर दिया जाए, और ऐसा हुआ भी। मीर कासिम आगे चल करके क्या करता है कि उसने अपनी राजधानी को मुंगेर परिवर्तित कर दिया और मुंगेर को पूरा दुर्ग से घेरवा दिया, यानी पूरा किलाबंदी करवा दिया मुंगेर का, इस उद्देश्य से कि यहाँ पे किसी भी पाश्चात्य आक्रमणकारियों का, ठीक है, यानी जो पाश्चात्य कंपनियां हमारे देश में धीरे धीरे सत्तारूढ़ हो रही है, वह यदि आक्रमण करती है तो हमें किसी भी प्रकार का दिक्कत ना होए। और अपना राजधानी इसलिए भी परिवर्तित करता है कि हमारे जो भी षड्यंत्रकारी है, जो कि हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, उनसे भी हमें छुटकारा मिल सके। ठीक है, और वहां पे जैसे इसकी राजधानी चल जाती है, अब वहां पे यह सोचता है मीर कासिम कि भले ही राजधानी मेरी चली है मुंगेर में, परंतु अभी भी हमारे समक्ष कुछ समस्याएं हैं। ठीक है, वह क्या? तो उस समय जो भारतीय रजवाड़े हुआ करते थे या भारतीय नवाब हुआ करते थे, वे परंपरागत हथियारों का प्रयोग करते थे, और यही कारण था कि जो भी पाश्चात्य कंपनियां इन भारतीय रजवाड़ों से उलझती थी वह विजयी होती थी, क्योंकि आधुनिक हथियारों के आगे इनका परंपरागत भाला, लाठी, ये सब हथियार जो था वह टिक नहीं पाता था। और यही कारण है कि मीर कासिम ने मुंगेर राजधानी परिवर्तन के साथ ही मुंगेर में अस्त्र शस्त्र का एक कारखाना खुलवाया और वहां पे गोला बारूद बनवाना भी शुरू किया। यह बात पसंद नहीं आई अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेज तो चाहते थे कि मैंने प्लासी का युद्ध जीता है और प्लासी का युद्ध जीतने के नाते यह अधिकार हम लोग का बनता है कि हम लोग बंगाल पे शासन करें। मगर हम लोग यहाँ पे उदारता प्रदर्शित किए और कहे कि हम लोग शासन नहीं करेंगे स्वयं रूप से, आपका ही प्रतिनिधि आप पे शासन करेगा, मगर हम लोग का कुछ बात मानना पड़ेगा। परंतु ये जो नवाब है वह तो अब उग्रवादी निकल पड़े, अर्थात ये तो अब हमारा बात मानने के नाम ही नहीं ले रहे। तो यहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि अंग्रेज अब मीर कासिम को मजबूर करते हैं कि आप हमारी बातों को मानिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ घटनाएं हैं, जैसे उसी समय 1760 ईस्वी में ही अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से मुगल शासक बनता है। तो उस समय दोस्तों एक राम नारायण नामक व्यक्ति था जो कि मीर कासिम से असंतुष्ट हुआ करता था। वह बिहार का ही एक जमींदार था, ठीक है, बहुत मतलब बड़ी छवि का जमींदार था। तो राम नारायण ने उस शाह आलम द्वितीय को सहमति प्रदान कर दी थी, उसको मान्यता प्रदान कर दी थी कि हाँ आप मुगल साम्राज्य का शासक बने रहिए, आपको हम मान्यता देते हैं। ठीक, अर्थात मुगल साम्राज्य का शासक बने रहने के लिए भी कुछ जमींदारों, कुछ नवाबों से मान्यता हासिल करनी पड़ती थी। परंतु यहाँ पे जो मीर कासिम था उसने शाह आलम द्वितीय को अभी मान्यता नहीं दिया था। वह चाहता था कि शाह आलम द्वितीय एक बार बिहार आए, ठीक है, और बिहार से जब यहां से वह जा रहे होते हैं तो उस क्रम में मैं उन्हें मान्यता दूंगा। इस तरह हम लोग का संबंध जो है एक अलग ही प्रकार का हो जाएगा और वह मजबूती में आएगा। परंतु यहाँ पे अंग्रेज उन्हें मजबूर करते हैं, ठीक है, ये जो मीर कासिम होता है उसको मजबूर करते हैं अंग्रेज कि आप भी शाह आलम द्वितीय को मान्यता प्रदान कर दीजिए कि आप मुगल बादशाह है। तो यहाँ पे मीर कासिम को थोड़ा ठेस पहुंचता है, तो वह कहता है ठीक है मैं मान्यता तो प्रदान कर दूंगा, लेकिन मेरे विरुद्ध जो आवाज उठा रहा है बिहार का जमींदार राम नारायण, उसको तो आप लोग मेरे हवाले कर दीजिए।
तो अंग्रेजों को यहाँ पे मतलब ऐसा कोई भय नहीं था कि यदि मैं रामनारायण को भेज भी देता हूँ मीर कासिम के पास, तो मीर कासिम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो कि हम लोगों को ठेस पहुंचाने वाली हो। तो अंग्रेजों ने भेज तो दिया रामनारायण को मीर कासिम के पास, परंतु मीर कासिम यहाँ अपने वायदे पे खरा नहीं उतरा, उसने रामनारायण की हत्या करवा दी। अब जैसे ही रामनारायण की हत्या हो जाती है दोस्तों, यहाँ पे अब अंग्रेज आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि रामनारायण जो था वह अंग्रेजों को बंगाल में या बिहार में बने रहने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार था, ठीक है, एक मीडियम का काम कर रहा था, और उसकी हत्या किसने करवा दी? मीर कासिम ने। तो यहाँ पे दोस्तों निसंदेह मीर कासिम और अंग्रेजों में संघर्ष होना अनिवार्य था, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आगे देखिए, प्लासी के युद्ध के बाद से बंगाल पे संप्रभुता को लेकर के बार बार प्रश्न उठते रहे थे कि बंगाल का वास्तविक संप्रभु कौन होगा। अर्थात जैसा कि अंग्रेज चाहते थे कि हम शासन करें, जबकि यहाँ के जो क्षेत्रीय या प्रांतीय शासक थे वह चाहते थे कि इस पे मेरा अधिकार हो। अर्थात यहाँ पे डिसाइड होना बहुत ही जल्द अनिवार्य था कि आखिर बंगाल का संप्रभु कौन होगा, यानी बंगाल का सर्वेसर्वा कौन होगा। तो इसको भी लेकर के यह क्लियर कर देना अनिवार्य था कि बंगाल किसका होगा। तो यहां भी दोस्तों अनिवार्य है कि दोनों के बीच युद्ध होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति यानी मीर कासिम या अंग्रेज, यहां पे दोनों में से कोई भी बंगाल को एक दूसरे को सौंपने के लिए तैयार नहीं था। तो यहां पे युद्ध तो होना ही था। अब दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग कि आगे के भी कुछ घटनाएं होती है, जैसे कि फर्रुखियर के समय से ही अंग्रेजों को एक दस्तक प्रणाली प्राप्त थी, ठीक है, यानी एक दस्तक प्रणाली का अधिकार उनको प्राप्त था, जिसके तहत अंग्रेज के जो भी मतलब गवर्नर होते हैं वे एक दस्तक लगा देते थे अंग्रेजी व्यापारियों के लिए, ठीक है, यानी एक दस्तक प्रोवाइड करा देते थे, और उसी दस्तक के सहारे वे अंग्रेज व्यापारी पूरे भारत के जो प्रांतीय क्षेत्र है उनमें व्यापार कार्य करते थे, और उस व्यापार कार्य में उनको किसी भी प्रकार की चुंगी अदा नहीं करनी पड़ती थी, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे देखिए, अब यहां पे मीर कासिम सोचता है कि ये जो अंग्रेज दस्तक प्रणाली का मिसयूज कर रहे हैं, कि स्वयं तो इसका प्रयोग कर ही रहे हैं, उनके जो भारतीय मित्र भी हुआ करते थे उनको भी वे मतलब यह दस्तक सुविधा प्रोवाइड कराते थे। तो यहाँ पे मीर कासिम सोचता है कि इससे हमारे जो छोटे छोटे प्रकार के जो उद्योग धंधा करने वाले लोग हैं, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं यहाँ के, ठीक है, तो वे इससे बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि अंग्रेजों एवं भारतीयों दोनों के लिए समानता प्रकट कर दिया जाए, क्योंकि यदि हम चाहेंगे कि दस्तक प्रणाली को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए तो वह भी संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों के लिए यह एक दस्तावेज है और इस पे उन लोगों का अधिकार भी है। तो यहाँ पे उन्होंने एक आइडिया अपनाया मीर कासिम ने कि जो भारतीय व्यापारी इस अधिकार से वंचित थे उनको भी अधिकार दे दिया गया कि अब आप लोग भी भारत के जितने भी प्रांतीय शहर है उनमें जाकर के चुंगी मुक्त व्यापार कर सकते हैं, यानी अब आप लोगों को भी किसी भी प्रकार का चुंगी नहीं देना पड़ेगा। अब तो यह अंग्रेजों के लिए बहुत ही मतलब परेशान कर देने वाली घटना थी, क्योंकि अंग्रेज यह नहीं चाहते थे कि किसी भी कीमत पे भारतीय हमरे बराबर रहे, ठीक है। तो जैसे ही इसने यह ऐलान किया कि अब दस्तक की जो सुविधा है वह जो सामान्य व्यापारी है भारत के उनको भी प्राप्त की जाएगी, उनको भी प्रदान की जाएगी, तो इससे अंग्रेज नाराज हो गए और वे मीर कासिम की तरफ मतलब युद्ध के नजर से देखने लगे। अब जैसे यहाँ पे अंग्रेज शुरू में युद्ध के लिए नहीं कूद पड़ते हैं, उन्होंने यहाँ पे चाहा कि युद्ध से पहले समझौता को अवसर दिया जाए, ठीक है, और यही कारण है कि उन्होंने अंग्रेजों ने पटना में जो कि कलकत्ता काउंसिलिंग का भी कभी कभी वहां पे अधिवेशन हुआ करता था, तो वहां पे दोस्तों इन लोगों ने अपने जो भी इनके दूत थे उनको भेजा और इनसे संधि के लिए बात छेड़ा, परंतु मीर कासिम किसी भी कीमत पे अंग्रेजों के साथ संधि के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह अब जान चुका था कि यदि यहां पे हमें अंग्रेज मजबूर करते हैं तो मेरे साथ फ्रांसीसी हमारे मित्र के रूप में है, ठीक है, क्योंकि जो फ्रांसीसी कंपनी थी यहाँ पे उनके जो भी अधिकारीगण थे वे मीर कासिम के सैनिकों को पश्चात जो शिक्षा हुआ करता था सैनिक शिक्षा उसको भी प्रोवाइड कराते थे। तो अब यहाँ पे टोटल जो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक पृष्ठभूमि कायम हो चुकी है जो कि मीर कासिम को अंग्रेजों के साथ भिड़ने के लिए पर्याप्त हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही दूत मंडल जाता है मीर कासिम से मिलने के लिए, समझौता के लिए उनसे आग्रह करता है, परंतु मीर कासिम यहाँ मानने के लिए इनकार कर देता है। तो
जो पटना का उस समय का सूबेदार हुआ करता था अंग्रेजों का, ठीक है, अंग्रेजों का जो पटना अधिकारी हुआ करता था वह एलिस हुआ करता था। और एलिस की सहायता के लिए अंग्रेजों ने यहां से सेना भेजना शुरू कर दिया। कहां से? कलकत्ता से, क्योंकि उनका मानना था कि यदि मीर कासिम नहीं मान रहा है तो मीर कासिम को दंडित करना अनिवार्य है। और वह कैसे? तो एलिस की सहायता से। तो एलिस की सहायता के लिए जैसे ही सेना भेजना प्रारंभ किया गया और उसके लिए कुछ आर्थिक सहायता भेजा गया, तो यहाँ पे मीर कासिम करता क्या है कि अपनी समझदारी का यहाँ पे प्रयोग करता है और मुंगेर में ही गंगा नदी में लूटपाट करते हुए उन सारे अस्त्र शस्त्र एवं सैनिकों को कैद में कर लेता है। और 148 जो अंग्रेज सैनिक थे उनको यहाँ पे हत्या करवा देता है पटना में, जिसे पटना हत्याकांड के भी नाम से जानते हैं। इसे आग बगबूला हो गए कौन? अंग्रेज। और उनका एक और अधिकारी हुआ करता था यही का एडम्स, ठीक है। और एडम्स को आदेश दिया गया अंग्रेजों द्वारा कि आप मीर कासिम को दंडित करिए। और अनेक जगहों पर एडम्स ने मीर कासिम को यहाँ पराजित भी करता है। और धीरे धीरे यहाँ पे मतलब उनका जो सत्ता है अंग्रेजों का वह कायम होने लगता है, क्योंकि पूरे पटना का घेराबंदी कर लेते हैं एडम्स और यहाँ से मीर कासिम को पलायन करने के लिए मजबूर करते हैं। यहाँ से क्या होता है कि दोस्तों मीर कासिम भाग खड़ा होता है और वह चल जाता है किसकी शरण में? तो जो अवध का उस समय का नवाब हुआ करते थे सुजाउद्दौला, उनकी शरण में चला जाता है। उसी समय दोस्तों, उसी समय क्या होता है कि जो उस समय का तत्कालीन मुगल बादशाह हुआ करते थे शाह आलम द्वितीय, वह भी अवध के नवाब सुजाउद्दौला के यहाँ आए हुए थे। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए कि यहाँ तीनों लोगों की मुलाकात, ठीक है। अपने अपमान को धोने के लिए, अंग्रेजों के साथ भिड़ने के लिए पहले से ही सोच रहे थे, परंतु उनके समक्ष ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं थी और उनके साथ युद्ध करने वाला कोई उनका एक परम दोस्त भी नहीं था। परंतु यहाँ पे उसकी उपलब्धि हो जाती है किसके द्वारा? मीर कासिम के द्वारा। और अवध भी चाहता था कि जो ब्रिटिश कंपनी बंगाल में अपनी सत्ता जमा ली है, बिहार तक आक्रमण करते करते अपनी सत्ता को आरूढ़ कर दी है, तो अगला टारगेट कौन होंगे? तो हम या हमारा अवध। तो यही कारण था दोस्तों कि यहाँ पे अवध के जो नवाब हुआ करते थे सुजाउद्दौला और जो मुगल बादशाह हुआ करते थे शाह आलम द्वितीय, उन दोनों ने मीर कासिम के साथ मिल करके और अंग्रेजों को पराजित करने का यहाँ पे एक दल तैयार हो जाता है। और दोनों ने सहमति जता दिया कि हाँ, मैं आपके साथ खड़ा हूं और मैं अंग्रेजों के साथ युद्ध करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय तीनों का एक त्रिगुट बन जाता है, ठीक है। क्या होता है? तीनों का एक त्रिगुट बन जाता है। और इन तीनों ने ही संयुक्त रूप से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा किया। और यही युद्ध दोस्तों 1764 ईस्वी में बिहार के बक्सर में ही लड़ा गया। और इस युद्ध में अंग्रेजों का जो सेनापति था वह हेक्टर मुनरो था। परंतु दोस्तों यहाँ पे जो हेक्टर मुनरो था वह एक बहुत ही प्रशिक्षित सैन्य अधिकारी था, ठीक है, बहुत ही प्रशिक्षित सेनापति था। उसे यूरोप में भी युद्ध करने का अनुभव था। तो यहाँ पे वह थोड़ा सा भी मतलब हिचकिचाता नहीं है और वह जो संयुक्त सेना आ रही थी उन त्रिगुट का, उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। और बक्सर में भीषण युद्ध होता है और उस युद्ध में अंततोगत्वा त्रिगुट की पराजय होती है एवं अंग्रेज विजयी होते हैं। अर्थात यहाँ पे कुल मिलाकर दोस्तों हम लोग देखें तो बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों का विजय होता है और जो हमारे क्षेत्रीय शासक थे बंगाल, अवध एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की पराजय होती है। और इस पराजय ने दोस्तों जो कार्य प्लासी के युद्ध ने नहीं कर दिखाया था वह कार्य अब इस बक्सर की विजय ने कर दिखाया है। और यहाँ पे होता क्या है कि जो ही अंग्रेज पहले सिर्फ कर वसूला करते थे, ठीक है, जो राजा से कुछ अंश लिया करते थे उनके राजस्व का, अब वही प्रत्यक्ष रूप से राजस्व वसूली में अपनी भूमिका अदा करने लगेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे ही युद्ध में त्रिगुट की पराजय होती है और अंग्रेज विजयी होते हैं तो विजय पक्ष को तो कुछ चाहिए ही। तो यहाँ पे विजय पक्ष एवं त्रिगुट के दोनों के बीच समझौता होती है। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो मीर कासिम रहता है वह अपनी पराजय के साथ ही यहाँ से भाग खड़ा होता है, क्योंकि वह जानता है कि मैंने अंग्रेजों के साथ दगाबाजी की है और यदि मैं अंग्रेजों के हाथ चढ़ जाऊं तो मुझे सूली भी चढ़ना पड़ेगा। यही कारण है कि वह यहाँ से भाग जाता है और दिल्ली में चला जाता है। कुछ दिनों तक दोस्तों भीख मांगते हुए अपनी गुजारा करता है और अंततोगत्वा भीख मांगने की अवस्था में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और दोस्तों उसका कहानी यहीं पर समाप्त हो जाता है। परंतु यहाँ पे जो मुगल बादशाह थे यह तो कहीं भाग नहीं सकते थे, यह तो पकड़े गए थे। अवध का जो नवाब हुआ करते थे वह उनको भी अपनी जान ज्यादा प्यारी थी, तो वे चाहते थे कि अंग्रेजों के साथ हम संधि समझौता करके ही अपनी जान को जीवित रखें, यानी हम मरेंगे नहीं, उनके साथ समझौता करेंगे।
और यही कारण था कि इन दोनों के साथ अंग्रेजों ने इलाहाबाद के प्रथम एवं द्वितीय संधि किया 1765 ईस्वी में। लॉर्ड क्लाइव भारत आता है और लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने इलाहाबाद की जो प्रथम संधि है वह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ करते हैं। और इलाहाबाद के प्रथम संधि में यह तय किया गया कि जो बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की राजस्व वसूली का जो अधिकार है, यानी जो दीवानी अधिकार है, वह अंग्रेजों को प्रदान कर दिया जाए। और इसी के साथ बिहार, बंगाल और उड़ीसा में जो राजस्व वसूली का अधिकार है वह अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। और इसके बदले में दोस्तों अंग्रेजों ने वादा किया, इसके बदले में वे किए क्या कि इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई सुजाउद्दौला के साथ में, उसमें इन लोगों ने किया क्या कि इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद एवं करा के क्षेत्र को सुजाउद्दौला से लेकर के, ठीक है, और किसको दे दिए, तो शाह आलम द्वितीय को दे दिए, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे मुगल बादशाह भी खुश हो गए और सुजाउद्दौला भी खुश हो गया, क्योंकि सुजाउद्दौला का तो जान बच गया, ठीक है। और अंग्रेजों ने यहाँ पे उनसे ये वादा भी किया था कि यदि आप हमारे साथ समझौता करते हैं और मेरे कहे अनुसार आप चलते हैं तो आप में मैं भविष्य में कभी भी आक्रमण नहीं करूंगा, ठीक है। हालांकि यह आगे चल करके एक भ्रांति मतलब क्या कहते, झूठा साबित हो जाता है। इनका जो अंग्रेजों का वचन होता है वह झूठा यानी मिथ्या साबित हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग ध्यान इस बात पे देंगे कि जो उड़ीसा, बंगाल और बिहार की राजस्व अधिकार का क्षेत्र मिल गया अंग्रेजों को, तो इसके बाद अंग्रेजों ने वहां जो समस्त राजस्व वसूली का अधिकार है अपने हाथ में रख लिया और वहां पर जो सिर्फ प्रशासन का अधिकार है वह भारतीय क्षेत्रीय शासकों के हाथ में रहने दिया। और उसके बदले में उन लोगों को इन्होंने वेतन देना, मतलब एक जो मासिक भत्ता होता है वह देना डिसाइड किया और उसके साथ साथ सारा अधिकार अपने अंदर ले लिए, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों यह जो बक्सर का युद्ध है वह पूर्ण रूप से उसकी कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे बक्सर के युद्ध से जुड़ी संपूर्ण घटनाओं को देखने का प्रयास किया, ठीक है। और इसके बाद के वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड क्लाइव ने जब इलाहाबाद की प्रथम एवं द्वितीय संधि कर लिया और यहाँ पे मुगल बादशाह और सुजाउद्दौला दोनों संतुष्ट हो जाते प्रकार से भारत में द्वैध शासन पद्धति की शुरुआत होती है और वह अपने किस लक्ष्य तक पहुंचती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे ही। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।